हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले 5 वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन यानी कि n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक f ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें f ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो देखिए, आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या होते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है वे तत्व आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक यानी कि एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विलयन में Cu+ आयन रंगहीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि विलयन में Cu+ आयन रंगीन जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं क्यों। तो देखिए, हम जानते हैं हमारी कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 29 होती है। कॉपर की परमाणु संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 29 होती है। इसलिए हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। फिर से देख लीजिए, हमारा कॉपर का परमाणु संख्या कितनी है, 1s2 2, हमारी कॉपर की परमाणु संख्या 29 है, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए Cu+ आयन। तो हम यहाँ पे अगर Cu+ आयन कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी, क्योंकि पहले 29 थी, यहाँ पे हमने एक प्लस चार्ज ले लिया तो इसलिए यहाँ पे हो गई 28। तो इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। ये हमारा कॉपर का परमाणु संख्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, Cu+ में 3d10 क्या है, हमारा वाह्यतम कोश है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे था 4s1, हमने इस 4s1 को हटा दिया क्योंकि यहाँ पे हमारी परमाणु संख्या आ गई 28, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 3d10, ऐसा कैसे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं Cu+ 3d10 वाह्यतम कोश। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अपने इसमें ऑर्बिटल में भरेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3d10 है, तो वाह्यतम उपकोश में क्या करेंगे हम, ये हमारे ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे भर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये हमारे ऑर्बिटल पूरे के पूरे भर रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालना है Cu2+ आयन का। जब हम यहाँ पे Cu2+ आयन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। ये हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो देखिए, हम इसको कैसे भरेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे Cu2+ 3d9। अब हम यहाँ पे ऑर्बिटल में भरेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए Cu+ आयन रंगहीन है, जबकि Cu2+ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह रंगीन यानी कि नीले रंग का होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिखा है, चूंकि Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित थे, इसलिए Cu+ आयन क्या है, रंगहीन है, जबकि Cu2+ आयन में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह रंगीन यानी कि नीले रंग का होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, लिगेंड क्या होते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, लिगेंड क्या होते हैं, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। तो देखिए, लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो होते हैं कि वह आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, वो हमारे लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ही रहे होंगे, K4Fe जहाँ पर Fe क्या है, केंद्रीय धातु है, और CN6 क्या है, CN हमारा लिगेंड। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने दो उदाहरण दिए, K4FeCN6 और CuNH3 4 उसकी होल ट्वाइस 2-। तो देखिए, Fe क्या है, यहाँ पे Fe हमारा केंद्रीय धातु, और CN क्या है, CN हमारा लिगेंड है। अब देखिए, इसी प्रकार Cu यानी कि कॉपर क्या है, केंद्रीय धातु आयन है,
और NH3 क्या है, NH3 हमारा लिगेंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषता को लिखिए। तो देखिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी कक्षक में बढ़ते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के डी कक्षक में बढ़ते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व, तो आपको पता होना चाहिए संक्रमण तत्व होते हैं हमारे डी ब्लॉक के तत्व। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण इन्हें क्या बोलते हैं, इसी कारण इन्हें संक्रमण तत्व बोलते हैं। अब देखिए संक्रमण तत्वों की विशेषता है। संक्रमण तत्वों की क्या विशेषता है, सभी संक्रमण तत्व उच्च गलनांक तथा क्वथनांक के धातुएं हैं। ये अच्छे उत्प्रेरक है, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, इसमें अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं और ये धातुएं संकल यौगिक बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है और उनकी विशेषता है। अब देखिए हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए हर बार हमसे 3 मार्क्स से या 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो देखिए हेनरी का नियम क्या कहता है, हम लिखते हैं हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि हम यहाँ पे समझ लेते हैं चित्र के माध्यम से, ये क्या है, यहाँ पे एक विलायक है। अब इसमें क्या है, स्थिर ताप पर, यहाँ पे अब लिखेंगे स्थिर ताप पर यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई गैस को दाब से नीचे डालेंगे, अगर हम इसको ज़्यादा दाब से नीचे डालेंगे तो ये ज़्यादा घुलेगी। हमने मान लिया यहाँ पे हमने O2 गैस घोली है इसमें। तो इसी प्रकार देखिए ये हमारा हेनरी का नियम है कि जब हम किसी गैस को ज़्यादा दाब से नीचे की ओर घोलेंगे तो वो अधिक घुलेगी। तो हेनरी के नियम के अनुसार सिर्फ ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यानी कि घुली गैस की मात्रा किसके समानुपाती है, गैस के दाब के। घुली गैस की मात्रा क्या है, स्मॉल m, और गैस का दाब क्या है, P। तो m समानुपाती है P के। अब देखिए यहाँ पे हमने KH, यहाँ पे आ गया m बराबर KH इंटू P। KH क्या है, KH है हमारा हेनरी नियतांक, m है हमारा घुली हुई गैस की मात्रा और P क्या है, P है हमारा दाब। अब देखिए बात आती है हेनरी के नियम की सीमा। तो हेनरी के नियम की क्या सीमा, यह तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है और यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। तो हेनरी के नियम की सीमा क्या है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है और यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। देखिए फ्रेंड्स कई बार हमसे एक नंबर भी पूछ लिया जाता है हेनरी के नियम के उपयोग बताइए, तो आपको पता होना चाहिए गोताखोर द्वारा सांस लेने में, शीतल पेय पदार्थ के उत्पादन में, फेफड़ों की क्रियाविधि में और पहाड़ों पर पर्वतारोही द्वारा सांस लेने में। ये है हमारे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए बात आती है कार्लॉस के नियम की। फ्रेंड्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। अब देखते हैं कार्लॉस का नियम क्या कहता है। हम लिखते हैं कार्लॉस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। फिर से देख लेते हैं, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अनंत तनु मोलर चालकता क्या होती है, लैम्डा m, ये होती है मोलर चालकता। अब लिखा है अनंत तनुता, इसलिए यहाँ पे हमने लैम्डा के ऊपर अनंत लगा दिया। अब लिखा है विद्युत अपघट्य, इसलिए विद्युत अपघट्य NaCl कर दिया कि मोलर चालकता विलयन में उपस्थित कुल धनायनों। अब देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। तो लिखा है ना कुल धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है, यानी कि लैम्डा अनंत m Na प्लस प्लस अनंत लैम्डा m Cl माइनस। अब देखिए बात आती है कार्लॉस के नियम के उपयोग। तो देखिए कार्लॉस के नियम के उपयोग क्या है, कार्लॉस के नियम का उपयोग किसमें होता है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि किसे कहते हैं, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं।
वियोजन की कोटि को किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। तो हम लिखेंगे सी लैम्डा एम अपॉन अनंत लैम्डा एम, यानी कि किस सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता अनंत अनुता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता के अनुपात के क्या बराबर होती है? यानी कि वियोजन की कोटि बराबर किसके है? सांद्रता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता अपॉन अनंत अनुता पर विद्युत अपघटन की मोलर चालकता के क्या होती है? बराबर होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम क्या है? अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। तो देखिए फैराडे का नियम, इसमें हमारा प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि पदार्थ की मात्रा समानुपाती किसके है? आवेश की मात्रा के, यानी कि W समानुपाती है Q के, और हम जानते हैं Q बराबर होता है IT। तो हम यहाँ पे लिखेंगे W समानुपाती IT। तो यहाँ पे आ जाएगा W बराबर Z इंटू IT, जहाँ Z क्या है? Z हमारा रासायनिक तुल्यांक। Z क्या है? Z हमारा रासायनिक तुल्यांक। और देखिए ये क्या है? ये कोई विलायक है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोड की छड़। यहाँ पे क्या है? धातु की छड़ जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर प्लस है तो एनोड और माइनस है तो कैथोड। और देखिए इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पे पदार्थ की मात्रा भरी हुई है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप चित्र बनाना चाहो, वरना आप अगर इतना भी लिखोगे तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए हमारा द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों की क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि W समानुपाती है E1 के और W2 समानुपाती किसके? E2 के। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी दो विलायक क्या हुए? घुले हुए हैं। तो यहाँ पे ZnSO4 मान लेंगे, यहाँ पे NaCl मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है। यहाँ पे क्या दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य ले लिया हमने। यहाँ पे ZnSO4 ले लिया, यहाँ पे ले लिया NaCl, और समान समय में और समान विद्युत धारा में भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के क्या होती है? समानुपाती होती है। यानी कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, जहाँ E1 और E2 के तुल्यांकी भार है और W1 W2 के पदार्थ की मात्रा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।